शैंक्स है भाई गॉड वैली का प्रिंस, ईमू है सच में इमॉर्टल। और चैप्टर में हम देखेंगे शैंक्स के बापू को। वन पीस चैप्टर 1086 द 5 एल्डर्स। चैप्टर का टाइटल तो 5 एल्डर्स है, पर चैप्टर में कुछ ऐसी ऐसी चीजें रिवील कर दी गई हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा ही ना था। चैप्टर की शुरुआत होती है उस टाइम से जब रेवरी खत्म हो चुकी है, पर असली बवाल तो इसके बाद ही उठने वाला है, क्योंकि अब विवी और वापल रेवरी के बाद गायब हैं, जिन्हें यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। पर वो लोग मैरिजो में कहाँ मिलने वाले थे यार, क्योंकि भाई वापल ने तो गोरोसे और ईमू को देख लिया है और ना जाने विवी कौन सा कांड करके बैठी है। तो भाई यहाँ पे हम देखेंगे कि विवी और वापल दोनों ही एक शिप के अंदर छुपे हुए हैं, जो कि एजिस किंगडम का शिप था, जहां पे बैठ के वापल मॉर्गन से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि मैं यहाँ पे एक शिप के अंदर छुपा हुआ हूँ, तुम प्लीज यहाँ पे आओ और हमें यहाँ से बचा के ले जाओ। तो मॉर्गन उसे कहता है तो चिंता मत कर मेरे भाई, मैं एक इंटरव्यू लेने के बहाने उस शिप में आऊंगा और जब मैं ये सब कर रहा हूँ तो चुपचाप मेरी शिप में चले जाइयो। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना कि तुझे कोई देख ना पाए, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। तो भाई ये सब कह के इन दोनों के बीच में बातचीत खत्म हो जाती है और भाई इस बातचीत से हम समझ सकते हैं कि मॉर्गन और वॉपल के बीच में एक डील हुई होगी, जहाँ पे मॉर्गन वॉपल को बचाएगा और उसके बदले वॉपल मॉर्गन को गोरोसे और ईमू की सच्चाई बताएगा। क्योंकि भाई ये न्यूज वाली चिड़िया इतना बड़ा मौका तो अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। पर भाई ये सीन तो रेवरी के जस्ट बाद का है और शायद इस सीन के बाद कोबरा की डेथ की न्यूज मॉर्गन ने छापी थी, तो आखिर उसने साबो को फ्रेम क्यों किया है? क्या वॉपल तब तक उसके पास नहीं पहुंचा था जब उसने ये न्यूज छापी थी? या फिर भाई मॉर्गन को भी अपनी न्यूज की टीआरपी बढ़ाने का शौक है, क्योंकि अगर वो साबो की न्यूज पहले डाल देगा और फिर ईमू और गोरोसे वाली न्यूज डालेगा तो भाई न्यूज़पेपर ज्यादा चलेंगे यार। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि विवी वापल से पूछ रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे साथ और तुमने ऐसा क्या देख लिया है। तो भाई वापल उसे बताने से मना कर देता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि भाई विवी अगर कोबरा की बेटी जो है तो शायद वो डर रहा होगा कि अगर विवी ये बात सुनेगी तो कहीं वो यहाँ से जाने का ट्राई ना करे, जिसकी वजह से वो फंस सकता है। पर भाई यहाँ पे विवी उसे मना कर देती है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरे पीछे भी CP0 लगी हुई है, तुम्हें अगर मुझे नहीं बताना है तो मत बताओ, पर मुझे अपना ट्रांसपोर्टर से यूज करने दो, मुझे अपने फादर को कॉन्टेक्ट करना है, वो मेरी चिंता कर रहे होंगे। अब भाई बेचारी विवी को कौन बताए कि उसके बापू को तो गोरोसे और ईमू ने पेल दिया है। जिसके बाद हमें दो और शिप्स की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे एक के अंदर वॉनी बैठी होती है जो कि अब यहाँ से एगेट जाने वाली है, और दूसरी शिप के अंदर साबो होता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कोबरा के साथ साथ साबो भी इंजर्ड हुआ था, जहाँ पे अब साबो लुलुशिया किंगडम की शिप के अंदर छुपा हुआ है और काफी बुरी हालत में किंग कोबरा के लास्ट वर्ड्स के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद हमें गोरोसे को दिखाते हैं जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे साबो एक ऐसा बंदा है जिसका कनेक्शन डी के काफी सारे लोगों के साथ है, क्योंकि भाई ड्रैगन, लूफी, एस और गार्प से तो उसका कनेक्शन है ही, पर अब तो वो कोबरा और विवी के मैटर में भी जुड़ गया है। यहाँ पे गोरोसे एगहेड का मैटर भी सेटल करने की बात कर रहे होते हैं, पर तभी फ्लावर रूम से ईमू ने मैसेज देता है कि अब टाइम आ गया है कि हम लोग वेगाबंक का बनाया हुआ वेपन यूज करें, जिसका नाम है मदर फ्लेम। तो गोरोसे भी इस बात को सुन के कहते हैं कि अभी हमने उस वेपन को टेस्ट नहीं किया है कि क्या वो चलता भी है या फिर नहीं, हम इस वेपन को समुद्र में या फिर किसी फॉरेस्ट के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट सामने निकल के आएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आखिर एगेट के साथ हमें क्या करना है। तो भाई ईमू यहाँ उन्हें बोलता है इसे लुलुशिया किंगडम के ऊपर ट्राई करो। पहले तो ये सुन के गोरोसे भी शौक रह जाते हैं कि वहां तो बहुत सारे लोग रहते हैं, पर ईमू को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद गोरोसे भी मान जाते हैं, क्योंकि जो ईमू है वो सुप्रीम रूलर है और उसके ऑर्डर्स के हिसाब से दुनिया चलेगी। पर फिर भी यहाँ पे गोरोसे ईमू से पूछते हैं कि आखिर लुलुशिया किंगडम ही क्यों, जिसका रिप्लाई ईमू देता है क्योंकि वो किंगडम यहाँ से हमारे बहुत ज्यादा पास है। अरे भाई भाई यार, ईमू तो कतई डेंजरस बंदा निकला यार, उसे कितना खतरनाक वेपन टेस्ट करना है और वो भी एक कंट्री के ऊपर, और रीजन क्या दे रहा है उसके पीछे कि वो किंगडम यहाँ से पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये बात तो काफी ज्यादा शॉकिंग है कि वेगाबंक ने एक ऐसा वेपन डेवलप किया है जिससे एक पूरा किंगडम तबाह हो सकता है। पहले तो भाई काफी लोग सोच रहे थे कि ये शायद ईमू की कोई पावर्स होंगी या फिर ईमू के पास कोई एंशिएंट वेपन है जिसकी वजह से उसने ऐसा किया है, पर भाई आखिर ये किसने सोचा था कि ऐसा बंदा जो औरा का हाल देख के इतना दुखी था वो एक ऐसा वेपन बना रहा है गवर्नमेंट के लिए जो इतना ज्यादा पावरफुल है। इस चैप्टर में सारे गोरोसे के नाम रिवील होते हैं और भाई गोरोसे का टाइटल तो है ही उन लोगों के पास, पर उसके साथ साथ उनके पास एक और टाइटल है जो कि वॉरियर गॉड या फिर मिलिट्री गॉड का है। और भाई वॉरियर और मिलिट्री का तो एक ही मतलब है कि ये लोग कम से कम एडमिरल जितने स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही बैटल में, और इवन ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि अपने ओरा सेंसे को कितना ज्यादा शौक है ओल्ड कैरेक्टर्स को ओवर पावर दिखाने का। चैप्टर में हमें सारे गोरोसे के नाम पता चलते हैं जो कि नॉट सरप्राइजिंगली प्लैनेट्स और स्पेस से रिलेट करते हैं, जहाँ पर गोल्डन बालों वाले गोरोसे का नाम है
वॉरियर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर सेंट शेपर्ड जुपिटर। गांधी बुड्ढे का नाम है वॉरियर गॉड ऑफ फाइनेंस सेंट इथन बैरन वी नासुजुरो। अब भाई वी नासु कहो या फिर वी नस कहो एक ही बात है। और भाई इंडिया के नोट्स में आखिर महात्मा गांधी की फोटो लगी होती है तो फाइनेंस से रिलेट करना थोड़ा काफी सही चॉइस है यहाँ पे। जिसके बाद अपने गोलू मोलू बुड्ढे का नाम है वॉरियर गॉड ऑफ लॉ सेंट टॉपमैन वल्करी। अब टॉपमैन वल्करी का कनेक्शन शायद मरकरी के साथ हो सकता है। जिसके बाद वो सबसे लंबे गोरसे का नाम है वॉरियर गॉड ऑफ एनवायरमेंट सेंट मार्कस मार्स। और भाई हमें सैटर्न का नाम तो पहले ही बता दिया गया था जो कि सेंट जैगर्स या सैटर्न है, पर यहाँ पे इसका टाइटल वॉरियर गॉड ऑफ साइंटिफिक डिफेंस है, जो कि अगर ध्यान दो तो समझ में आता है कि आखिर वही अकेला एकेडमी में क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका साइंटिफिक चीजों को मैनेज करना या फिर देखने का काम भी हो सकता है। और इसीलिए अब सैटर्न जा रहा है लूफी को पेलने के लिए। पर क्या लूफी यहाँ पे हारेगा क्योंकि उसके दोनों साथी लॉ और किड तो अपनी फाइट हार चुके हैं, या फिर भाई लूफी अपनी सन की पावर दिखाएगा और सैटर्न को हरा देगा? क्योंकि भाई बंदे कमेंट्स में कह रहे थे कि सन तो आखिर प्लेनेट से ज्यादा पावरफुल होता ही है। इसी चीज को लेके आजकल एक इंडियन थ्योरी चल रही है कि कैसे श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को मारा था जो कि एक डिमोनिक बुल था। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो सैटर्न का सिलोहेट था वो एक बुल की तरह लग रहा था। तो भाई लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि लूफी यहाँ पे जीतेगा और सैटर्न हार जाएगा। चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि ईमू गोरोसे को ऑर्डर देता है कि वो विवी को मेरे पास लेकर आए। अब भाई मे भी विवी और लिली के बीच में काफी सिमिलरिटीज होंगी और इसलिए भी ईमू चाहता होगा कि विवी उसके पास आए। और क्योंकि ईमू शायद इमॉर्टल है और उसने लिली को देखा होगा इसलिए भी उसको पता है कि दोनों काफी हद तक सेम दिखते हैं। चैप्टर में हम नेवी हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पे अकाइनु बात कर रहा होता है कि अब एजिस किंगडम और ताजिने किंगडम ने भी गवर्नमेंट के खिलाफ होना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी अब बढ़ रही है क्योंकि वॉलर्ड को हटा के सेराफिन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे अब हमें गेको मोरिया, डॉन कीहोटे डो फ्लेमिंगो और क्रोकोडाइल का सेराफिन भी देखने को मिलता है। डोफी का सेराफिन तो भाई एकदम उसकी तरह ही है, जहाँ पे उसकी तरह चल भी रहा होता है। पर भाई सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर उन तीनों के पास कौन से डेल्फुड की पावर्स होंगी, क्योंकि सेराफिन्स के अंदर ग्रीन ब्लड होता है जिसकी मदद से वो पैरामिशिया डेल्फुड की एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। डोफी के पास तो पहले से ही ईतो इतोनोमी था जो कि एक पैरामिशिया डेल्फ्रूट है, और सिमिलरली मोरिया के पास शैडो फ्रूट था जो कि एक पैरामिशिया डेल्फ्रूट है। तो भाई शायद इन दोनों के पास तो अपने ही डेल्फ्रूट हो सकते हैं, पर क्योंकि क्रोकोडाइल के पास लोगिया डेल्फ्रूट था तो शायद हमें उसके पास कोई और डेल्फ्रूट देखने को मिल सकता है। कमेंट में गेस करके बताओ यार कौन सा डेल्फ्रूट हो सकता है क्रोकोडाइल के पास, और आप कौन सा डेल्फ्रूट देखना चाहोगे उसके पास। जिसके बाद सीन साबो की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे साबो ड्रैगन और इवानकोव को ये सारी बातें बता रहा होता है और वो उन दोनों को लुलिशिया इंसिडेंट के बारे में बताता है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ। क्योंकि भाई साबो जब लुलिशिया पहुंचा था तो वहाँ के लोगों ने भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेबेलियन चालू कर दिया था, पर साबो इन सब चीजों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता था और वो चाहता था कि वो ड्रैगन को कॉन्टेक्ट कर पाए। तो इसकी वजह से साबो लुलिशिया किंगडम से बाहर आ गया और उसके साथ वो सारे लोग भी आए जो रेवोल्यूशनरी आर्मी में जुड़ना चाहते थे। जिसके बाद साबो ने पहले लुलिशिया में कॉल लगाया जो कि फिर ड्रैगन के पास रिडायरेक्ट हुआ, जहाँ पे साबो ईमू के बारे में बताने ही वाला होता है। पर तभी लुलिशिया किंगडम के ऊपर अटैक होता है और पूरा लुलिशिया देखते ही देखते साबो की आंखों के आगे से गायब हो जाता है। और भाई क्योंकि लुलिशिया किंगडम गायब हो गया था तो साबो का कनेक्शन भी ड्रैगन से यहाँ पे टूट जाता है। तो ये सब सुनकर ड्रैगन साबो से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या देखा लुलिशिया के ऊपर जिसने एक पूरी कंट्री को तबाह कर दिया। तो साबो कहता है कि जब मैंने लुलिशिया को देखा तब वो पूरे काले बादल से घिर चुका था, या फिर ऐसा लग रहा था कि पूरे आसमान को किसी बहुत बड़ी सी शैडो ने कवर कर लिया हो और फिर एक झटके में पूरा किंगडम गायब हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये किसी लिविंग थिंग का काम हो या फिर ये कोई नेचुरल डिजास्टर हो। कुछ तो उस आसमान के ऊपर उड़ रहा था जो कि एकदम काले रंग का था। तो भाई ये सारी बातें सुन के ड्रैगन भी यहाँ पे शॉक था। पर फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि इवेंकोफ ने साबो के मुंह से जो ईमू वर्ड सुना था उसे सुन के इवेंकोफ को याद आता है कि जिन 20 लोगों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म किया था उसमें से एक का नाम था ईमू, जिसका पूरा नाम था सेंट ईमू ऑफ द नेरोना फैमिली। जिसके बाद इवेंकोफ यहाँ पे साबो को एक बुक भी शो करती है। मे बी इस बुक में हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें लिखी हुई होंगी कि कौन किसकी फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि बुक के कवर पेज में जीन्स लिखा हुआ था। जिसके बाद इवेंकोफ यहाँ पे पॉइंट आउट करती है कि हम लोगों को पता है कि ओपमनोमी की मदद से इमॉर्टल बना जा सकता है, तो क्या पता ईमू ही वो पहला पर्सन हो जिसके ऊपर परपेचुअल यूथ सर्जरी परफॉर्म की गई हो। और इसी की वजह से लोग जानते हैं कि ओपे नोमी इमॉर्टैलिटी ग्रांट करता है। और शायद यही वजह हो सकती है कि ईमू विवी को अपने हाथों से मारना चाहता है क्योंकि वो लिली की तरह दिखती है, और मे बी ईमू लिली को हेट करता होगा। और भाई इसी चीज की वजह से इवेंकोफ को लगता है कि जो ईमू है वो इमॉर्टल है, क्योंकि उनका मानना था कि आखिर फाउंडर मेंबर के अलावा और कौन हो सकता है जो गोर्स के ऊपर हो। और फिर यहाँ पे इवेंकोफ एक और चीज कहती है कि क्या पता वो चीज जो तुमने देखी थी वो वेगापंक का एक वेपन हो, क्योंकि उसके अलावा ऐसा खतरनाक वेपन और कोई डेवलप नहीं कर सकता। पर भाई ड्रैगन यहाँ पे वेगापंक को डिफेंड करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कभी ऐसी किलिंग मशीन नहीं बना सकता। तो इवेंकोफ कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो
क्या वो एक एंशिएंट वेपन हो सकता है, क्योंकि भाई ये बात सेंस करती है कि अगर ईमू सच में इमोर्टल है और वॉइड सेंचुरी से जीता आ रहा है तो उसे एंशिएंट वेपन्स के बारे में पता होगा। पर भाई यहाँ पे खुद गोरोसे ने उस वेपन को वेगापंक का बनाया हुआ वेपन कहा था, तो आखिर किस बात में सच्चाई है? क्या वेगापंक ने सही में ऐसा वेपन गवर्नमेंट के लिए डेवलप किया है जिससे अब गवर्नमेंट एगेट को भी उड़ाने की सोच रही है, या फिर लोगों के अकॉर्डिंग वेगापंक गवर्नमेंट को पागल बना रहा है और असल में ये वेपन किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करता है पर उसको दूसरी लोकेशन में ट्रांसपोर्ट कर देता है, जो कि सोचने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। पर अगर ये वेपन सच में कोई लिविंग थिंग है तो क्या पता वेगापंक ने उसके अंदर डेल फ्रूट की एबिलिटी डाली हो जिससे ये करना पॉसिबल हो। और भाई यहाँ पे हम ड्रैगन को भी देखते हैं जो कि एंशिएंट वेपन के बारे में सोच रहा था और वो कह रहा था कि एंशिएंट वेपन के बारे में हमें रॉबिन ने बताया था। तो भाई इसका मतलब तो ये है कि जो लास्ट एंशिएंट वेपन है वो ड्रैगन के पास नहीं है और यहाँ पे हमने ईमू को एक अलग वेपन यूज करते हुए देखा था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो एंशिएंट वेपन है वो ईमू के पास भी नहीं है, या फिर हो भी सकता है और उसने उसको छुपा के रखा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो लास्ट एंशिएंट वेपन है वो लाफ्टेल के अंदर हो। जिसके बाद हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैनल पे, जहाँ पे पहले तो हम देखते हैं कि मॉसगार्ड को उसकी गलती की वजह से मार दिया गया है और उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि गॉड्स नाइट का एक मेंबर है। अब भाई ये पर्सन काफी खास हो सकता है स्टोरी के अंदर, क्योंकि भाई ये पर्सन गॉड्स नाइट का लीडर है, पर गॉड्स नाइट का लीडर होने से पहले ये पर्सन था गॉड वैली का किंग जिसका नाम है सेंट फिगारलैंड गार्लिंग। अब भाई इस बंदे की शक्ल में मत जाओ यार, दाढ़ी देख के थोड़ा फनी लुकिंग लग रहा है, पर उसके साथ साथ जो इसके फेस पे लुक है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। और भाई क्योंकि ये पर्सन फिगारलैंड फैमिली से बिलोंग करता है और गॉड वैली का किंग था, तो क्या ये पर्सन शैंक्स का रियल फादर हो सकता है, जिसका मतलब तो शैंक्स गॉड वैली का प्रिंस रहा होगा। क्योंकि भाई वन पीस फिल्म रेड में हमने गोरोसे को ये कहते हुए देखा था कि ऊटा के अंदर फिगारलैंड फैमिली का ब्लड है तो हम उसे ऐसे टच नहीं कर सकते। पर भाई क्योंकि गोरोसे को उस टाइम पता नहीं था कि ऊटा शैंक्स की असली बेटी है या फिर नहीं, तो यहाँ पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि शैंक्स भी फिगारलैंड फैमिली से बिलोंग करता है और मे भी इस पर्सन के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। क्योंकि भाई शैंक्स आखिर रोजर को गॉड वैली से वापस आते टाइम एक ट्रेजर बॉक्स के अंदर मिला था, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि शैंक्स को बचाने के लिए किसी ने उसे वहां पे छुपा दिया हो और वो बॉक्स रोजर के हाथ में आ गया हो। और मे भी शैंक्स को ये बात रोजर ने मरने से पहले बताई हो कि वो गॉड वैली के बाहर उन्हें मिला था, तो भाई शैंक्स ने अपनी छानबीन करी होगी और उसे पता चला होगा कि वो भी फिगारलैंड फैमिली का एक मेंबर है, जिसकी वजह से आज के टाइम में शैंक्स गोरोसे से मिल सकता है। और भाई अगर ये बात सच है और शैंक्स सच में गार्लिंग का बेटा है, तो भाई इससे तो भाई रॉक्स वाली स्टोरी एकदम खत्म हो जाती है कि शैंक्स रॉक्स का बेटा है। और भाई क्योंकि यहाँ पे गॉड वैली वर्ल्ड को मेंशन किया गया है और उसके किंग और प्रिंस को भी यहाँ पे दिखा दिया गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जल्दी हमें गॉड वैली के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। गॉड वैली की तो यार मैं एक मूवी देखना चाहूंगा। और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि भाई वन पीस मांगा जा रही है 4 वीक के ब्रेक पे, क्योंकि भाई ओडा को अपने आंखों की सर्जरी करवानी है। आई होप यार वो जल्दी ठीक हो जाए और हमें और भी बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स देखने को मिले। पर यार तुम लोग टेंशन मत लो, इस ब्रेक के बीच में मैं काफी सारी थ्योरीज डालने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।